नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपको तो टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो किस पे है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया, नाम बदल दिए, मैप्स अपडेट कर दिए और कह दिया ये साउथ तिब्बत है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या चाइना सिर्फ अरुणाचल चाहता है या फिर एक कोई उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चल रहा है इंडिया की जो टेरिटरी को धीरे धीरे चैलेंज करने की। आज क्या हो रहा है, चाइना अरुणाचल के जो जगह है उनको रीनेम कर रहा है, फिर ऑफिशियल मैप्स में इंडियन टेरिटरी को अपना दिखा रहा है, तवांग को नॉन नेगोशिएबल बोल रहा है। और जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहा है? जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि दलाई लामा का जन्म यहाँ हुआ है, इसीलिए ये चाइना का है। भैया, सिक्स्थ दलाई लामा जो थे त्यांगसन ग्यात्सो, सिक्स्थ दलाई लामा, वो पैदा हुए थे तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का हिस्सा है। वो भी 1682 या 83 1682-83 में पैदा हुए थे, और वो उर्गिलिंग जो मोनेस्ट्री है वहां पैदा हुए थे, और वो इकलौते दलाई लामा है जो कि भारत में पैदा हुए थे। तो ये इसीलिए वो क्लेम कर रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग 17वीं सेंचुरी में चलते हैं। देखिए 1679 से 1684 में बीच में जो लद्दाख और तिब्बत का युद्ध हुआ था, उस वक्त जो है लद्दाख के जो राजा कौन हुआ करते थे? दिल्लेक नामग्याल। तो तिब्बत के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख का चला और उसका खात्मा हुआ और फिर एक जो है ट्रीटी साइन हुआ। वो कब हुआ? वो 1684 में हुआ। उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ तेमिंगसगान। तो इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ? इस ट्रीटी के अनुसार लद्दाख को मिला तिब्बत के हिस्से। मेंसर जो है गांव है तिब्बत के अंदर, उसका कंट्रोल भी रहा लद्दाख को। तो उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन है जो हमारे जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर जो लेक है उसके पास है। तो ये कंट्रोल सिंबॉलिक नहीं है दोस्तों, ट्रेड के लिए था, फिर टैक्स और पिलग्रिमेज के लिए, और जो फंक्शनल अथॉरिटी के लिए। तो ये बिल्कुल लद्दाख का ही अंडर आता था उस वक्त ये टेरिटरी। और एक चीज है दोस्तों, ये क्लियर करना भी जरूरी है, इंडिया आज माउंट जो कैलाश पर्वत पर हम सॉवरेनिटी क्लेम ऑफिशियली नहीं करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्लियरली दिखाती हैं कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू कंट्रोल जो है मेंसर, जो गांव मैंने अभी जिक्र किया, मेंसर के इलाके पर था जो कैलाश के पास स्थित है। तो अब मैं बताता हूं आपको, हार्ड एविडेंस मैं आपके सामने पेश करूंगा कि भारत का क्लेम क्यों इतना स्ट्रांग है। देखिए ये सब जो है डॉक्यूमेंटेड है, ऑफिशियल के नाम के साथ मैं इसको बताऊंगा। मैं आप देखिए 1853 में तो है 1853 में लद्दाख के जो वजीर थे मेहता बस्ती राम, वो क्या करते थे, वो मेंसर का जो इलाका है वहां से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो वो डॉक्यूमेंटेड है एविडेंस, वो आज की डेट में भी है लद्दाख के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। तब तो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, तो उसी टाइम से वो चल रहा है। फिर क्या था, फिर वो शुरुआत में वो करीबन 57 रुपए 50 या 57 के बीच जो है उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया हुआ था। फिर वो टैक्स बढ़ते 1905 तक पहुंचते उसका रेवेन्यू कलेक्शन वहां से उस गांव और उस इलाके से 297 रुपीस तक पहुंच गया था। तो उस वक्त अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए गांव से 300 रुपए के करीब बड़ा अमाउंट हुआ करता था। और ये जो मैं बताया, जैसे मैंने बताया, ये रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मेंटेन हुआ करता था। और एक चीज है, तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो 1911 में भी भारत के अंदर हुआ करता था मेंसर। इसका प्रूफ क्यों है? क्योंकि ना उस 1911 में सेंसस में उसका जिक्र किया गया है, और उस वक्त दर्शाया गया है कि उस गांव में 44 घर थे। ये रिकॉर्ड में है।
फिर आगे चल के 1921 के सेंसस में बताया गया कि भैया वहां पे करीबन 87 पुरुष थे और 73 महिला थी। तो जनगणना हुआ था उस वक्त, और उस वक्त का रिकॉर्ड है उस गांव का, मेंसर गांव का। तो ये जो सेंसस ये ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के थ्रू कॉन्डक्ट क्या हुआ था, तो ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंडर हुआ था। तो 1901 से लेके 1937 तक सेंसस के रिपोर्ट हैं और वहां पे कंटिन्यूअसली जो है पॉपुलेशन ट्रैकिंग किया जा रहा था। ये बात हो गई। फिर 1958 सेटलमेंट रिपोर्ट जो हुआ निकाला गया था जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, तो वहां पे जो है ये मेंसर गांव जो है लद्दाख की तहसील के अंदर आता था, और लद्दाख के तहसील के अंदर 110 गांव थे उस वक्त, और उसमें मेंसर का जिक्र भी है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि हमारे भारत के इंडिपेंडेंस के बाद की पीरियड तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक एग्जिस्ट करता था मेंसर के साथ। बिल्कुल, अगर मेंसर 1958 सेटलमेंट रिकॉर्ड में लद्दाख के तहसील के अंदर है, इसका मतलब वो इलाका भारत का है। तो ये चीज है। तो अगर कहा जाए तो ये कोई एक वेग या इमोशनल क्लेम नहीं है, फुल्ली डॉक्यूमेंटेड गवर्नेंस था ये। तो ये जो है ये प्रूफ दर्शाता है कि भैया जो वो इलाका जो है वो भारत के अंदर है। तो 1958 तक की बात मैंने कर दी। तो अब ये 50 के दशक की जो है ये बड़ा एक क्रिटिकल फेज हुआ था। क्यों? क्योंकि ना चाइना ने जो है तब तिब्बत में उसने कंट्रोल पा लिया था, उसने कब्जा कर लिया। और तब हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चिच्चा नेहरू, वो हुआ करते थे। और चाइना के तरफ से भी एक बड़ा ही शातिर लोमड़ी टाइप का आदमी प्राइम मिनिस्टर था, जाओ एनलाय, सबसे खतरनाक लोमड़ी टाइप का आदमी, जिसे चिच्चा नेहरू भी डरते थे। क्योंकि ना उस बीच जो है पंचशील की बात चल रही थी दोनों के बीच, पंडित नेहरू और जाओ एनलाय के बीच ये पंचशील एग्रीमेंट की बात चल रही थी। तो अब मैं बताऊंगा कि शॉकिंग चीज क्या है। देखिए 1953-54 में जो है ये बातचीत चल रही थी। तो उस वक्त जो है ये जाओ एनलाय बड़ा शातिर लोमड़ी टाइप का आदमी था, मैंने बताया। उसने क्या करा, उस वक्त मेंसर के इशू को बिल्कुल उठाया ही नहीं, और इंडिया ने भी रेज नहीं किया उस इशू के बारे में कि भैया मेंसर जो है वो भारत का इलाका है। मतलब एक ऐसा टेरिटरी जहां इंडिया का डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल था, लेकिन वो बिल्कुल आपके जो नेगोशिएशन टेबल पे डिस्कशन पे लिया ही नहीं गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई अकस्मात जो ये चुप्पी भारत की तरफ से था? स्ट्रेटेजिक मिशन था ये। अब चाइना को दिख गया कि भैया ये एक तो मास्टर स्ट्रोक अभी मैं खेल सकता हूं, मेंसर पर डिस्कशन ही क्यों नहीं किया गया? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नहीं किया गया। आप सिर्फ पॉलिसी पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उन्होंने उस टाइम जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? वो लोग मना करेंगे, डिनाई कर रहे हैं, मेंसर के बारे में सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, मतलब डिनाई करना, फिर डिले करना और डोमिनेट करना। तो जब आप एक चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करोगे, मतलब इस मसले में कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो इलाका चाइना का है। तो जब कहीं डिस्प्यूट नहीं होता है तो क्या होता है, दुनिया को लगता है कि भैया जरूर चाइना का होगा, इसीलिए डिस्प्यूट जो है वो बातचीत के टेबल पे लाया ही नहीं गया। तो ये जो है ये चाइना का एक साइलेंट स्ट्रेटेजी है, कैसे कि वो कैप्चर करे किसी इलाके को, और चिच्चा नेहरू ने उनका साथ दिया इस बारे में। उसके बाद आप देखिए जब नेगोशिएशन चले थे तो अपने नेगोशिएटर्स को चाचा नेहरू ने क्या कहा था कि अगर वो लोग मेंसर का इशू को उठाएंगे तो कंसिडर करेंगे। भैया तुम्हारा इलाका था तो तुम्हें उठाना था, लेकिन प्रोएक्टिवली भारत की तरफ से मेंसर के इशू को मेंशन ही नहीं किया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जैसे कि कहा ना, एक हिस्टोरियन नाम तिब्बतन एक्सपर्ट है, हिस्टोरियन क्लॉड
क्लॉड आरपी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो है एक तरफा रेलिंक्विश कर दिया भारत ने पूरा जो मेंसर इलाके का क्लेम को। मेंसर अगर क्लेम करते तो आपको माउंट कैलाश भी आपका होता, मानसरोवर और राक्षस स्थल ये सारे हमारे होते। लेकिन जब क्लेम ही नहीं किया, डिस्कशन टेबल पे लाया ही नहीं इशू को, तो चाइना को मिल गया। भैया भारत चुप रहा, इसका मतलब क्या है, खामोशी से मान लिया कि भैया ये चाइना का इलाका है, तिब्बत का इलाका है, मतलब चाइना ने अब तब तक तो चाइना उसको ले चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको कि इस बारे में चिच्चा नेहरू ने जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल भी नहीं लिया, ना कि कोई ट्रीटी इसके बारे में इसके ऊपर साइन किया गया है कि भैया चाइना को मैंने दे दिया है, या कोई पब्लिकली उन्होंने इसको लोगों के सामने लाया नहीं। ये जो है इशू मैंने ना ही रेज किया, ना ही बातचीत करी, लेकिन चाइना के पास ये चले गया, तो साइलेंटली जो है इसको जाने दिया चाइना के हाथ। अब इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी हमें भी इसमें भी समझना पड़ेगा कि 1947 में क्या हुआ, जब भारत आजाद हो गया ब्रिटिश से, तो तब तिब्बत रूल करता था, तब तक चाइना आया नहीं था। 1947 की बात कर रहा हूँ। तब तिब्बत ने क्या किया, उसने कहा कि भैया कई सारे इलाके हैं भारत का, वहां पे लौटा दो, हमारा है। तो चिच्चा नेहरू को आ गया डर। उस वक्त जो है आपका आईबी चीफ हुआ करते थे बीएन मल्लिक साहब, उन्होंने किताब लिखा था, अपनी बुक जो है नाम क्या था, माई ईयर्स विथ नेहरू द चाइनीज बिट्रेल। उसमें उन्होंने लिखा कि तिब्बतन क्लेम को जो है इल एडवाइज्ड बताया गया था। चिच्चा नेहरू के जो आस पड़ोस के जो एडवाइजर थे वो इल एडवाइज, उनके अपने ही बंदों को रखा था उन्होंने, फ्लैटरी जो करते थे। उन्होंने कहा होगा कि भैया नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, चाइना हमें मारेगा, पीटेगा, धमकाएगा, डराएगा, हम कुछ नहीं कर सकते चाइना को, चाइना बड़ा देश है, चाइना रिवोल्यूशनरी है, माओ सेडुंग खतरनाक है, इसी डर के मारे से। तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि भैया चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करो। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ, इंडिया ने ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, और इसी प्रोसेस में अपना जो हिस्टोरिकल लेवरेज जो था ना उसको बिल्कुल वीकन कर दिया। सोचिए, जो चीज अपनी है वो भी खो दिया, और आज के डेट में ग्रेट ग्रैंडसन साहब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिवार का क्या करे यार, हम कुछ कर भी नहीं सकते। और चाइना का उस टाइम अप्रोच क्या था, चाइना का अप्रोच क्या था भैया, बिल्कुल चुप्पी से स्ट्रेटेजिकली। एक्सपर्ट्स क्या कहते थे, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चाइना फॉलो करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि डिनायल करेगा, फिर डिले करेगा, फिर डोमिनेट करेगा। तो मेंसर केस में क्या हुआ, मेंसर केस में ये हुआ कि इशू को रेज नहीं किया, भारत ने इशू को रेज नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से क्यों रेज करेंगे, जब जिसका जो इलाका है वो अगर रेज नहीं करेगा तो चाइना क्यों उस पर जबरदस्ती से कूदेगा। तो स्टेटस को चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल होने ही नहीं दिया ना। तो और धीरे धीरे क्या किया, जब भारत ने रेज नहीं किया, धीरे धीरे एब्जॉर्व हो गया, भैया वो इलाका मेरा है। तो ये एक जो बोलते हैं ना क्लासिक लॉन्ग गेम उन्होंने खेला, और इलाके को अपने साथ मिला लिया, भारत का इलाका। तो ध्यान रखिए, मेंसर गांव जो कि कैलाश पर्वत के पास है, वो इलाका भारत का है। अक्षय चिन्ह को चाइना ने कब्जा कर रखा है, इट्स अ चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी। हमारा इलाका जो है माउंट कैलाश तक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, जो कि चिच्चा नेहरू ने हमारे देश से उसको जाने दिया चाइना के हाथ। अब आते हैं मॉडर्न टाइम में मतलब 2015 की बात कर रहा हूं, कैसे गेम वो पलटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार चौकन्नी थी। तो चाइना ने क्या कह रहा था, चाइना ने कहा था कि ठीक है, आप जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हो वो नाथुला से होगा, डेमचक से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना अगर डेमचक पास से, डेमचक लद्दाख में है, अगर डेमचक पास से होगा तो क्या होगा, उसी रास्ते में मेंसर गांव पड़ता है। तो अगर डेमचक रूट ओपन होता है तो हिस्टोरिकली क्लेम दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, तो इंडिया का जो है कनेक्शन फिर से दोबारा से हाईलाइट हो जाएगा, लोग बात करेंगे मेंसर के बारे में। तो वो चालाकी से चाइना ने क्या किया, चाइना ने चूज करा कि भैया नाथुला हम करेंगे, नाथुला से जाना होगा। तो मेंसर का जो इशू है उसको फिर से दोबारा से दबाने की कोशिश
कर रहा था। तो चाइना का जो पैटर्न है ना बिल्कुल दोस्तों क्लियर है। वो क्या करते हैं, वो पहले जो है इतिहास को विकृत कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो इस इतिहास को पहले वो डिस्टॉर्ट करो, फिर नैरेटिव को जो है उसको कंट्रोल करो और ग्राउंड रियलिटी को चेंज करो। फिर क्या होगा, जब सारी चीजें हो जाएंगी फिर नेगोशिएशन करो, उसमें प्रेशर डालो, प्रेशर बिल्ड करके बोलो कि भैया ये इलाका मेरा है। वही चीज वो अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं, वही चीज वो अक्षय चिन्ह में कर रहे हैं। अक्षय चिन्ह में उन्होंने इलाके कर दिए, वहां पे काउंटीज बनाना शुरू कर दिया है, काउंटी आफ्टर काउंटी आफ्टर काउंटी। हमारा देश के सरकार को भी अभी जागरूक होना है। अक्षय चिन्ह, फिर ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको भी शिफ्ट करना, ये अरुणाचल प्रदेश का क्लेम करना, बार बार क्लेम करना, गलवान करना, फिर एलएससी को शिफ्ट करना, इधर उधर करना। तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है उनका, ये बिल्कुल एक कॉन्सिस्टेंट स्ट्रेटेजी है कैसे करके भारत के इलाकों पे कब्जा करे। कुछ नहीं है, इतिहास को वो बदल रहे हैं। इतिहास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास, लेकिन वो इतिहास को बदल के, मैप्स को बदल के दुनिया के सामने दर्शा रहे हैं कि भैया इलाका हमारा है। तो अब रियलिटी क्या है, मेंसर इशू की अगर बात करें हम, हमारे पास तो चाइना के साथ हमारा कोई प्रॉपर जो है एक ट्रीटी नहीं हुआ है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, फिर पार्लियामेंट में भी रेटिफाई नहीं हुआ है, तो ऑफिशियल क्लोजर भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये एक हिस्टोरिकली वैलिड बट पॉलिटिकली हम बोल सकते हैं एक डोरमेंट क्लेम है। अगर चाइना रिलीजन और हिस्ट्री यूज करके अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, तो इंडिया भी भैया देखो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सेंसस है, ट्रीटीज के बेसिस पर अपना केस हम असर्ट कर सकते हैं ना। मेंसर जो है हमारा है, उस इलाके तक हमारा कंट्रोल था। माउंट कैलाश पर्वत हमारा है, मानसरोवर जो है वो हमारा है, राक्षस ताल हमारा है, तो वो वहां तक हमारा इलाका है। तो देखिए दोस्तों, मैंने समझा दिया, बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजी से बता दिया कि कैसे क्या है, कैसा ये इलाका अभी भी आज हम क्लेम कर सकते हैं। तो चाइना का क्लेम बिल्कुल सिंपल है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आप हिस्ट्री भूल जाओ, खत्म है। और वो खुद क्या करता है, वो एक नैरेटिव लेके आता है। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि मैप्स बदल सकते हैं, आप दोबारा से एक मैप रिड्रॉ करके कुछ नाम वगैरह दे सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड्स तो नहीं है ना, बदल सकते हैं ना। हमारे पास रिकॉर्ड्स है, तहसील के रिकॉर्ड है, हमने टैक्स कलेक्ट किया है, वहां का रिकॉर्ड है। तो अब जो है सवाल ये नहीं है कि क्लेम है या नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करेगा या इग्नोर करता रहेगा। ये सबके लिए एक सवाल है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स में लिखिए। और मेरी जो है भारत सरकार से गुजारिश है कि इस मामले को दोबारा से चाइना के टेबल पे डिस्कशन पे लाया जाए और उसके साथ इस बार प्रेशर डाल के बोला जाए कि भैया ये इलाके हमारे लौटा दे। क्योंकि ना वो अगर खेल सकता है ये खेल, तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।